मेरा नाम लैला है। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसे जानने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरी सास विनीता का व्यवहार शादी के पहले दिन से ही बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी एक आदत मुझे बहुत खटकती थी। विनीता एक बहुत अच्छे और खाते पीते परिवार से थी। मेरे ससुर का व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, लेकिन वे बहुत ही गर्म मिजाज के थे। उनके आते ही घर के सभी सदस्य चुप हो जाते थे। मेरी सास भी उनसे बहुत डरती थी। मेरे पति आरुष अपने पिता के साथ काम करते थे। वे अपने माता पिता के इकलौते बेटे और बहुत लाडले थे। मेरी सास के कुछ अजीब व्यवहार मुझे नजर आते थे। वैसे तो वे बहुत अच्छी थीं, लेकिन उनकी कुछ हरकतों से मुझे डर लगता था। उनके पास एक पुराने जमाने का संदूक था, जिसकी चाबी वे हमेशा अपने गले में पहने रहती थीं। शादी के अगले दिन से ही मैंने यह सब देखना शुरू किया। मेरी सास हर रोज अपने कपड़े धोती और बिना सुखाए अलमारी में रख देती थीं। मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत हैरानी होती थी। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति से इस बारे में शिकायत की। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। मैं बहुत दुखी हो गई। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं बहुत थक जाती हूँ, क्या कपड़े धोने का काम वे संभाल सकती हैं? लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। एक दिन मैं सास के कमरे में खाना देने जा रही थी। दरवाजे तक पहुंचते ही मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो देखा कि वे संदूक बंद कर रही थीं। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे वे हमेशा छुपाए रखती हैं। 3 दिन पहले रात को मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने किचन में गई। मैंने देखा कि मेरी सास पहले से ही वहां थीं। वे घबरा गईं और बोलीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। यह कहकर वे किचन से बाहर चली गईं। मुझे उनका व्यवहार बहुत परेशान करने वाला लगा, क्योंकि वे पहले ही खाना खा चुकी थीं। मैंने हिम्मत करके एक दिन पूछा, माँ जी, आप अपने गीले कपड़े अलमारी में क्यों रखती हैं? इससे बदबू नहीं आती? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे खुजली होती है, इसलिए मैं गीले कपड़े पहनकर सोती हूँ। इससे मुझे सुकून मिलता है। यह बीमारी मुझे शादी से पहले से है। उनकी बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। माँ जी ने रोज की तरह आज भी अपने धुले हुए गीले कपड़े उठाए और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी। इतने में ही मेरे पति आरुष ने आवाज लगाई। आरुष का व्यवहार भी अपने पिता की तरह ही गर्म था। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी फाइल कमरे में रह गई है। मैंने जाकर फाइल ढूंढी और वापस आई। रात को जब सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे, अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज सुनाई दी। मुझे याद आया कि छत पर कपड़े सूख रहे थे। मैं जल्दी से छत की तरफ भागी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मैंने देखा कि माँ जी वहां खड़ी थीं। उन्होंने वही सूट पहन रखा था जिसे मैंने धोकर डाला था। उन्होंने कहा कि वे कपड़े उतारने आई थीं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वे झूठ बोल रही हैं। अगली सुबह जब मैं माँ जी के कपड़े धो रही थी, तो मुझे उनके कपड़ों से वही चाबी मिली जो वे हमेशा अपने गले में रखती थीं। मैं बहुत खुश हुई। मैंने जल्दी जल्दी माँ जी के कमरे की तरफ बढ़ी। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि वे अलमारी में कुछ कर रही थीं। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने झट से अलमारी को बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि माँ जी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। माँ जी मुझसे पूछने लगीं, क्या हुआ? क्या करने आई हो? कोई काम था? मैंने इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं समझा और कहा, माँ जी, आपकी चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली है। माँ जी की आंखें उस चाबी को देखकर चमक उठीं। उन्होंने फौरन ही मेरे हाथ से वह चाबी खींची और बोलीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह से ही चाबी ढूंढ रही थी। पता नहीं मैं कहाँ रखकर इसे भूल गई थी। माँ जी की बात पर मैंने मुस्कुराकर उनके कमरे से वापस आ गई। मेरा शक माँ जी पर अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ एक चाबी के लिए माँ जी का इतना बेचैन हो जाना कोई आम बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी कि सच्चाई तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि माँ जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थीं।
मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा मुझे आरुष से बात करनी चाहिए। रात को जब आरुष घर पर आए तो मैंने उनसे कहा, आरुष क्यों ना इस बार माँ जी और पिताजी को कहीं घूमने भेज दिया जाए। आखिर वे भी इंसान हैं, कभी घर से बाहर नहीं जाते, उनका भी मन करता होगा बाहर घूमने का। दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अगर दोनों बाहर चले जाएंगे तो तुम और पिताजी दोनों ही बिजी रहते हैं। थोड़ा बाहर घूमेंगे तो खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। हम उनके लिए कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। मेरी बात सुनकर आरुष सोच में पड़ गए और कहने लगे, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि पिताजी का मिजाज कैसा है। उन्हें कहीं बाहर घूमने जाना पसंद नहीं है। और नहीं, वे सिर्फ अपने कामों में ही बिजी रहते हैं। इन चीज़ों में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात करके देख लूँगा। आरुष ने अपने पिताजी से बात की, लेकिन उन्होंने इस बात पर मना कर दिया और मुझे अपना प्लान फ्लॉप होता हुआ दिखाई देने लगा। मेरी कोशिश बेकार गई। कुछ दिनों बाद सभी घरवालों को उनके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना पड़ा। पिताजी और आरुष सुबह सवेरे ही जा चुके थे। मैं अपनी बीमारी का बहाना बनाकर शादी में नहीं गई। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरे पास इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। मैंने जल्दी से बाहर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और माँ जी के कमरे में आ गई। माँ जी का कमरा घर के सारे कमरों से बड़ा था। मैं उनके कमरे में चारों तरफ नजरें घुमा रही थी और सोच रही थी कि कैसे सच तक पहुंचा जाए। एक एक चीज को मैंने अच्छे से चेक किया। शायद माँ जी किसी चीज में चाबी रखकर गई हों। मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसी कोई चीज मेरे हाथ नहीं लगी जो माँ जी के राज तक मुझे पहुंचा सके। मैं मायूस होकर बाहर जाने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र माँ जी की अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा, क्यों न छुरी से अलमारी को खोल लिया जाए। मैं फौरन किचन की तरफ भागी और छुरी लेकर अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद भी लॉक नहीं खुला। अब मैं इस राज तक कैसे पहुंचूंगी जिसने मेरी दिन रात की नींद उड़ा रखी है। माँ जी के कमरे से मायूस होकर वापस आने लगी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। सारी कड़ियां किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रही थीं। आखिर कोई क्यों गले में चाबी डालकर घूमेगा? आखिर ऐसा भी क्या है जो बहुत कीमती है और माँ जी उसे सबकी नज़रों से बचाना चाहती हैं? मैं तो सोच सोच कर थक चुकी थी, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं माँ जी के कमरे में छुप जाऊं और सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लूं कि वह आखिर करती क्या है, उनके गीले कपड़ों का क्या राज है। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं सबके सामने सच लाकर ही रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब माँ जी बहुत ही गुस्से के साथ मेरे कमरे में घुसी चली आईं और गुस्से से मुझसे कहने लगीं, तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है? बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर क्या लेने गई थी तुम वहां? किसकी इजाजत से मेरे कमरे में गई थी? माँ जी गुस्से में लाल पीली हो रही थीं, मुझ पर बहुत बरस रही थीं। मैं ध्यान से उनके गुस्से भरे चेहरे को देख रही थी। उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनके कमरे में गई थी? शायद वे मेरी सोच पढ़ चुकी थीं। तभी उन्होंने चाकू मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगी, अपने काले करतूत वहीं छोड़कर आ गई थी। आने दो, आज तुम्हारे पति को बताती हूँ तुम्हारी हरकतें, कैसे उसकी पत्नी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। माँ जी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर आरुष को पता चल जाता तो न जाने वह क्या करते। मैंने माँ जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। माँ जी गुस्से में मेरे कमरे से बाहर चली गईं। मैं रोते रोते ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि माँ जी आरुष को कुछ भी न बताएं। शुक्र था कि माँ जी ने आरुष को कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद से माँ जी की नज़रें हर वक्त मुझ पर टिकी रहती थीं। अब मैं हर समय सावधान रहती थी। इन दिनों बिजनेस के सिलसिले में पिताजी और मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी सास अकेले ही थे। मैं दिन भर काम में बिजी रहती थी। इन दिनों में मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी बात का पता लगाना है।
माँ जी मुझे किसी न किसी काम में उलझाए रखती थीं। अनजाने उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि आखिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। यह बात तब की है जब पिताजी और आरुष को 3 दिन हो गए थे। मैंने माँ जी को किचन से खाने की चीज़ें ले जाते हुए देखा। वे सारा सामान एक थैले में भर रही थीं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि माँ जी सारा सामान कहाँ लेकर जा रही हैं और किसके लिए। अभी मेरी हैरानी दूर नहीं हुई थी कि माँ जी मुझे वापस आती हुई दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके कमरे में आने से पहले ही बेड पर जाकर लेट गई। माँ जी ने कमरे में थैला रख दिया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं सोच में पड़ गई कि यह सब क्या हो रहा है। माँ जी का बेड के नीचे थैला रखने का क्या मतलब है। मेरी तो सांसें रुकने लगी थीं। माँ जी की उल्टी सीधी हरकतों से अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। वे जो कुछ कर रही थीं वह कोई आम बातें नहीं थीं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सके। मैंने सोने की बहुत कोशिश की और इंतज़ार करने लगी कि आगे अब क्या होने वाला है। माँ जी आगे क्या करेंगी। रात को जब सभी लोग सो गए, मैंने माँ जी की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू की। अगले दिन माँ जी की कुछ सहेलियाँ घर पर आईं। माँ जी ने मुझे पहले ही खाना बनाने को कह दिया था। मैंने खाना तैयार करके माँ जी को बता दिया। तब तक उनकी सहेलियाँ आ चुकी थीं। वे सब बहुत अच्छी और अमीर घरानों से लग रही थीं। माँ जी ने उनसे मुझे मिलवाया। सभी बहुत अच्छी थीं सिवाय एक के, जो बराबर मुझे देखे जा रही थी और बहुत चालाक औरत लग रही थी। वह शायद माँ जी के सबसे करीब थी। फिर सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ जी ने मुझे उनके कमरे से पान लाने को कहा ताकि खाना खाने के बाद हम सब लोग पान खा सकें। मुझे जाकर मेरे कमरे से पानदान लेकर आओ, माँ जी ने कहा। मैं उनके कमरे में गई और पानदान लेकर बाहर आने लगी। अचानक ही मेरा पैर मुड़ गया और पानदान मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं दर्द से संभल नहीं पाई थी कि मेरी नज़र उस चाबी पर पड़ी जो मुझे माँ जी के रहस्य तक पहुंचा सकती थी। मैंने जल्दी से उस चाबी को उठा लिया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। सारा पानदान समेटकर मैं बाहर चली गई, जहां माँ जी मेरा इंतजार कर रही थीं। मैंने पानदान माँ जी को दे दिया और खुद सिर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में आ गई। मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि आज रात माँ जी के सोने के बाद मैं उस रहस्य तक पहुंच जाऊंगी जिसे माँ जी हम सबसे इतने सालों से छुपा रही हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो उन्हें यह सब करने पर मजबूर करती है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी माँ जी की आवाज़ सुनाई दी। माँ जी मुझे चाय बनाने के लिए बुला रही थीं। मैंने गहरी सांस भरी और किचन में आकर चाय बनाने लगी। जैसे ही मैंने चूल्हे पर चाय रखी, अचानक से मेरा दिमाग घूमने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। माँ जी किचन से कुछ लेने आई थीं। मुझे देखकर उन्होंने मुझे गिरने से बचा लिया। माँ जी ने मुझे जल्दी से बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर की खबर सुनकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, जैसे दिल में खुशियों की नई लहर जाग उठी थी। मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया। माँ जी तो मेरी नज़र उतारने में लग गईं। माँ जी ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। आखिर वह भी तो दादी बनने जा रही थीं। मैं माँ बनने वाली थी। अगले ही दिन माँ जी मेरे पास एक गीली कमीज़ लेकर आईं। उसे देखते ही मुझे अजीब महसूस हुआ। माँ जी ने मुझे वह कमीज़ पहनने को कहा। माँ जी की बात पर मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने उनसे कहा, आप मुझे यह गीली और गंदी कमीज़ क्यों पहनाना चाहती हैं। माँ जी ने कहा, जब मैं गर्भवती थी तब मैंने भी यही पहनी थी, क्योंकि तुम्हारे ससुर को बेटा चाहिए था और यही इस घर की रीत है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहली औलाद लड़का ही होगा। तुम्हारे ससुर ने पहले ही कह दिया है कि उन्हें पहले वारिस अपने खानदान का नाम चलाने वाला ही चाहिए। माँ जी की बातें सुनकर मुझे धक्का लगा। पिताजी आखिर इतनी कड़वी बातें कैसे कर सकते हैं। मुझे रोना आ गया। माँ जी ने मुझे चुप कराया और कहा, यह कमीज़ पहन लो, और वहाँ से चली गई। मैं अजीब नज़रों से अपने पास पड़ी फटी पुरानी कमीज़ को देख रही थी, जो काफ़ी बुरी हालत में थी। मैंने सोच लिया था
कि किसी भी कीमत पर मैं इस कमीज को नहीं पहनूंगी। रात को जब मैं अपने कमरे में थी, मुझे कुछ फड़फड़ाने की आवाज आई। मैं डर गई। मेरी और माँ जी के अलावा इस वक्त और कौन हो सकता है। हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। माँ जी फिर से रोज की तरह अपने कमरे की तरफ खाना लेकर जा रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं धीरे धीरे उनके पीछे चली गई। माँ जी अपने कमरे में आईं और खाना टेबल पर रख दिया। मैं छुप गई थी। माँ जी कमरे में चारों तरफ देखने लगीं और बेड के नीचे रखे संदूक को निकालकर खोलने लगीं। जैसे ही माँ जी ने संदूक खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। संदूक में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। माँ जी ने उसमें से एक खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगा दिया। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। इसके बाद माँ जी चलती हुई अलमारी के पास आईं और उसे खोला। जैसे ही माँ जी ने अलमारी के दरवाजे को खोला, मेरी रूह कांप गई। अलमारी के अंदर एक खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। माँ जी उस रास्ते से चली गईं। मैंने भी डरते डरते उनका पीछा किया। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। माँ जी उस रास्ते से गुजरकर एक छोटे से कमरे की तरफ चली आईं। मैं एक दीवार के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। जो मैंने देखा, उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ जी 15 साल की एक बच्ची को खाना खिला रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, यह बच्ची कौन है और आपने इसे यहाँ छुपाकर क्यों रखा है? माँ जी चुप रहीं। मैंने दोबारा पूछा, बोलिए माँ जी, यह बच्ची कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? अब आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, वरना मैं पिताजी को फ़ोन करके बता दूंगी। माँ जी रोने लगीं। आखिर मेरी धमकी उन पर काम आ गई थी। माँ जी ने मुझे सारी कहानी सुनाई। कहने लगी, जब मेरी शादी हुई थी, हम बहुत गरीब थे और तुम्हारे ससुर जी बहुत ही गर्म मिजाज के थे। आरुष के पिताजी का व्यवहार तुम जानती ही हो। उन्होंने हमेशा अपनी मर्जी चलाई। मुझ पर बहुत जुल्म किया करते थे। शादी के बाद से उन्होंने मुझे कभी कोई सुख नहीं दिया। शादी के दूसरे महीने से ही उन्होंने बच्चों की रट लगा ली थी। उन्हें लड़की के नाम से नफरत थी। उनका तो यही कहना था कि बस हमें लड़का ही चाहिए जो इस घर का वारिस बन सके। आरुष के पिताजी मुझे दिन रात बांझ होने के ताने दिया करते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। इन सब बातों की वजह से मैंने डॉक्टर के भी काफ़ी इलाज किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर मेरी सास मुझे पंडित के पास ले गई। उन्होंने मुझे मंदिर पर 15 दिन लगातार आने को कहा और गरीबों को खाना दान करने को कहा। एक दिन जब मैं वहां से वापस आ रही थी, मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी हुई इस बच्ची पर पड़ी, मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह बच्ची सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। इसे देखकर मेरा दिल कांप उठा था। आखिर कौन ऐसा बदनसीब था जो इस बच्ची को इस तरह से यहाँ छोड़ गया था। मैंने इस बच्ची को उठाया और घर ले आई। शायद ईश्वर की तरफ से यह बच्ची मेरे लिए तोहफा थी। मैंने इसे सबसे छुपाकर रखा। यह बच्ची चमत्कार करती है। जिस चीज़ को भी छूती है, वह चीज़ दफा हो जाती है। यह मेरी आजमाई हुई बात है। जब यह बच्ची मेरे गीले कपड़ों को छूती है, तो मेरे घर की दौलत बढ़ जाती है। इस लड़की का दिमागी संतुलन खराब है। मैं इस बच्ची को सबसे छुपा कर रखती थी। अगर मैं कभी आरुष के पिताजी के सामने बेटी का जिक्र भी करती, तो वे कहते थे कि बेटियां तो सिर्फ दुख देने के लिए होती हैं। मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लड़की हुई तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। मुझे तो सिर्फ लड़का ही चाहिए जो मेरी तरह मर्द हो, मजबूत और ताकतवर। मुझे उनकी सोच पर बेहद अफसोस होता था, लेकिन मैं बेबस थी। जैसे जैसे यह बच्ची बड़ी होती गई, मेरे दिन बदलने लगे। कारोबार में इजाफा होने लगा। मैंने कहीं सुना था कि ऐसे बच्चों की हर प्रार्थना सुनी जाती है। मैंने इस बच्ची से अपनी औलाद के लिए प्रार्थना करवाई, लेकिन दिल में बहुत अजीब सा डर था कि कहीं यह बच्ची किसी के सामने न आ जाए। इसलिए मैं इसे सबसे छुपा कर रखती थी। जो कमीज़ मैंने तुम्हें दी थी, वह इस बच्ची ने मुझे आरुष की पैदाइश के वक्त भी दी थी। तभी मेरा आरुष हुआ था।
यह बच्ची तुम्हारे पति से बड़ी है। इसकी सेहत और दिमागी हालत की वजह से यह इतनी छोटी लगती है। जब आरुष हुआ था तब यह बच्ची 6 साल की थी। तभी से इसके हाथों में ही चमत्कार है। तुम्हारा पति मेरी शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए सब मुझे बांझ समझते थे। लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मैंने इस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पाला और सबसे छुपाकर इसकी परवरिश की। यह बच्ची बोल नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है और इसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही है। मैंने यह सब बातें तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम किसी को न बताना। अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो तुम्हारे ससुर बहुत नाराज होंगे। यही वजह थी कि मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए मैं तुम्हें वह कमीज दे रही थी। माँ जी की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, पिताजी की सोच पर भी। क्या हम लड़कियां इतनी बुरी होती हैं कि लोग हमारे पैदा होने से डरते हैं? लड़का पैदा करना औरत की जिंदगी का मकसद बना दिया जाता है। उस औरत को जिंदगी भर ताने दिए जाते हैं अगर वह लड़का पैदा न करे। मैं माँ जी से माफ़ी मांगने लगी। मैं उन्हें कितना गलत समझ रही थी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक मेरा फ़ोन बजा। खबर मिली कि मेरे पति आरुष का एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में उनकी दोनों टांगें खराब हो चुकी हैं। यह सुनकर तो मेरे कानों में बिजली सी कड़क उठी। माँ जी भी यह सुनकर बेहोश हो गईं। मेरी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। मेरे ससुर बहुत बुरी तरह से बिखर गए थे। उनका सारा घमंड और बेटे का अहंकार आज सब मिट्टी में मिल चुका था। उनके घमंड की सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर रही थी, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है बेहतर ही करता है। मैं तो हर हाल में खुश थी, लेकिन मेरे पति की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इन सब हादसों ने माँ जी को चारपाई पर ही ला दिया था। वह बहुत बुरी तरह से बीमार रहने लगी थी और उस बच्ची को भी मैंने कमरे से बाहर निकालकर अपने साथ रखने लगी। उस लड़की से मुझे एक अलग तरह का लगाव हो गया था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। अपने घर को बिखरा हुआ देखकर मैं सोचती थी कि जब लोग मरते हैं तो उनका घमंड कहाँ चला जाता है। बेटियों से नफरत का प्रचार करने वाले सारी जिंदगी बेटों का रूप पाल लेते हैं। बेटियों के लिए लफ्ज़ मत इस्तेमाल कीजिए जो बाद में आपके लिए ही जिंदगी भर की सज़ा बन जाए। जो लोग बेटियों को बुरा समझते हैं वह यह नहीं देखते कि बेटी ही है जो आपको इस दुनिया में लाई और माँ बनकर उसने आपको पाला। बेटी बनकर आपका सहारा बनी और बहू बनकर आपका परिवार बढ़ाया। हमारे देश की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। जो लोग बेटों पर घमंड करते हैं और बेटियों को जान से मारने के बारे में सोचते हैं, उनका घमंड खाक में मिल जाता है, क्योंकि घमंड सबसे पहले करने वाले को ही डसता है। आप सबसे गुजारिश है कि बेटियों को कभी भी बेटों से कम न समझें। बेटियां तो बहुत ही अनमोल होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।